नासिर का सलाम। हमारा आज का मौजूए बहस थोड़ा दिलचस्प और इंटरडिसिप्लिनरी है। कोविड-19 पैंडेमिक, तालीम और सेहत। आज मैंने आपके साथ इन तीनों के दरमियान जो एक लिंक नज़र आता है मुझे, उसका मैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब कोविड-19 चाइना में फैला तो वुहान सिटी की सारी आबादी, जो कि तकरीबन सारे के सारे तालीम याफ्ता लोग थे, उन्होंने हुकूमत के कहने पर और हुकूमत के ऐलान करदा लॉकडाउन के एक SOP को फॉलो किया और उसके मुताबिक वो फौरन अपने अपने घरों में बंद हो गए और इस तरह चीन इतनी बड़ी वबा से निपटने में कामयाब हो गया। अब आप कहेंगे, ये सवाल उठा सकते हैं कि ये मैंने क्यों कहा। ये मैंने इसलिए कहा कि कोविड-19 एक वायरल डिजीज थी और जिस आबादी के ऊपर वो वायरस हमलावर हुआ था वो तालीम याफ्ता थी और उनके अंदर ये बात समझने की सलाहियत मौजूद थी कि वायरल डिजीज किसी का लिहाज नहीं करती और वायरस किसी अमीर, गरीब, शिया, सुन्नी, देवबंदी, चीनी, अमरीकी, यूरोपियन, ब्राज़ीलियन और इंडियन किसी का लिहाज नहीं करता। वो एक वायरस है जिसका ताल्लुक जानदार या इंसान की ज़िंदगी के साथ है और उसने उस पर अपना हमला करना है और इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम उसको कितना डिफेंड कर सकता है, ये उस पर मुनहसर है। अब चूंकि वो तालीम याफ्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी हुकूमत का साथ दिया और SOPs को फॉलो किया। और दूसरी बात कि तालीम याफ्ता होने की वजह से वो अपनी सेहत के बारे में और सेहत को दरपेश खतरात के बारे में ज़्यादा आगाह थे। लिहाजा इससे एक बात तो साबित हुई कि तालीम कौमों को बाशऊर बनाती है और बाशऊर कौमें अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर तवज्जो देती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ 3 चीज़ें पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इकोनॉमिस्ट सिर्फ 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 ह्यूमन मैन पावर डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, जिसे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब अगर 100% तालीम होगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। जब काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी तो उनकी पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी। जब पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस का जो निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इनकम होगी, GDP और GNP ज़्यादा होंगी, तो फिर कौमें सेहत के ऊपर तवज्जो देती हैं। ये तो वो बात है जो मैं न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी अहम बात, जो कोविड-19 की वबा जब पाकिस्तान में आई तो अगर हम उसका जायज़ा लें और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो 2 बातें खुलकर सामने आई हैं कि 1970 में जब अमेरिका में 70 की दिहाई में अमेरिका में रोनाल्ड रेगन ने न्यू कैपिटलिज्म या न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन एजेंडे का आगाज़ किया और तालीम और सेहत के ऊपर कट्स लगाए, तो उनको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन रिफॉर्म्स, जिसमें उसने कहा कि कंपटीशन करो, उससे कमाओ, फाइनेंस ड्रिवन हो जाएंगी और फिर कम से कम लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा काम लो। और उसने उन रिफॉर्म्स के तहत IMF ने तरक्की याफ्ता मुल्कों से जो पैसे वसूल करता है और गरीब मुल्कों को जो सूद पर कर्जा देता है, उसके साथ वो तरक्की याफ्ता मुल्कों का एजेंडा भी एक्सपोर्ट करता है। तो IMF ने ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, लैटिन अमेरिकन मुल्कों में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम नाफिज किया और उसमें कहा कि तालीम को प्राइवेटाइज करो
और सेहत को भी प्राइवेटाइज करो। और इधर एशिया में पाकिस्तान उनकी प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम में शामिल रहा, तो यहाँ भी कर्ज आता रहा। लेकिन 72 में जब भुट्टो की हुकूमत थी तो उस वक्त महकमा तालीम को भी नेशनलाइज कर लिया गया था और सेहत को भी नेशनलाइज कर लिया गया था, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स और ये सब कुछ नेशनलाइज हुए थे 72 में, क्योंकि द पर्पस वाज डिकंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन जब ज़िया का ज़माना आया तो उन्होंने डी नेशनलाइजेशन कर दी, और उनकी डी नेशनलाइजेशन आगे चलकर जब थेचर ने 1980 में यूके में प्राइवेटाइजेशन का आगाज किया और उसने कहा कि 6 यूनिट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट institutions will be sold to private investors and they would recover them, तो वो ट्रिकल डाउन हुई थर्ड वर्ल्ड में, और वो प्राइवेटाइजेशन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में पाकिस्तान में पहली तौर पर स्टार्ट हुआ, उसका आगाज किया गया। लेकिन सबसे पहले MCB को बेचा गया। चले वो तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, बिक गए, सारा कुछ हो गया। अब अहम बात जो मेरा कंसर्न है इस वक्त कौम के सामने रखना, वो ये है कि कोविड-19 में 2 पब्लिक गुड्स बुरी तरह अवाम के लिए मुसीबत साबित हुई हैं। एक तो तालीम, सरकारी स्कूलों के बाद अवाम को जो सबसे ज्यादा फिक्र और परेशानी का सामना करना पड़ा वो उन कौम के लोगों को करना पड़ा जिनके बच्चे छोटे प्राइवेट स्कूलों से लेकर बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वहां से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कहा गया कि हम तालीम दे रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं, और उसी तरह वालिदैन से फीसें वसूल की जा रही। मैं अपने एक बच्चे की 3 महीने की फीस का कह रहा हूं कि वो मुझे 43,000 का बिल वसूल हुआ है। और इसी तरह जो सरकारी स्कूल हैं उनका म्यार गिरता चला गया, और उधर से कहा गया कि जी हम तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अब तालीम को नेशनलाइज 18वीं तरमीम के तहत सूबे आसानी से कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंसेस। सो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो अपने सूबे के हर शहरी को, जो पाकिस्तान का शहरी भी है, उसको मुफ्त तालीम मुहैया करें। प्राइमरी लेवल तक तो ये लाजमी, पहले 10 सालों में मुफ्त होनी चाहिए, फिर अगले 10 सालों में हाई स्कूल तक जानी चाहिए, और हो सके तो इसे यूनिवर्सिटी तक भी ले जाया जा सकता है। अब क्यों प्राइवेटाइज किए हुए इदारों को, क्यों प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज करना चाहिए? नंबर 1, पहली वजह यह है कि वहाँ पर जो आम गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, और जो बड़े इलीट स्कूल हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पढ़े लिखे नौजवानों की। उनको 30 से 35 हज़ार रुपये एक नेशनल कंसेंसस रेट है उनकी सर्विसेज का, और वो 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। 89 डेज के बाद उनको टर्मिनेट किया जाता है, फिर 1 दिन के बाद उनको फिर नया कॉन्ट्रैक्ट देकर आगे उनकी नौकरियां स्टार्ट की जाती हैं। ये सिलसिला से प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, ये जो हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फाउंडेशन हैं उन्होंने भी अपनी तलीमी दुकानें इसी तरह खोल रखी हैं, और ये वहीं पर ये सारा कुछ होता है 3-3 महीने वाला। जितनी बुरी एक्सप्लॉयटेशन वहां की जा रही है MS, MPhil, PhD लोगों की, उतनी मैंने कहीं भी नहीं देखी। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने एक तो ये लूट मार का जरिया बनाया हुआ है कि जब नौकरी का इश्तिहार देंगे तो कहेंगे 5,000 रुपया इसके साथ दे दो, 3,000 दे दो, 2,000 दे दो बेरोजगारों को, और फिर उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे डीन या चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट या वहां की एक लॉबी होती है, कोई खास किसी सियासी या इंटरनल यूनिवर्सिटी उनके जो तो उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो कहीं रहे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनको किराया पकड़ा दिया जाता है। भाई बात यह है कि जब आप हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाते हैं तो आपके पास क्या इतना बजट नहीं है कि आप उस्ताद का घर बनाएं ताकि वो ज़हनी सुकून से चंद कदमों से उठकर वहीं आए। मैं चिंगुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना से PhD की डिग्री लेके आया, मैंने किसी उस्ताद को यूनिवर्सिटी से बाहर रहते नहीं देखा। वो साइकिल पर आते थे, साइकिल पर वापस चले जाते थे, क्योंकि वो अंदर रहते, और रिटायरमेंट के बाद भी वो जब तक वहां रहना चाहते थे, बूढ़े प्रोफेसर वहां रह रहे होते।
बनने के लिए तो पहले तो जहाँ स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूलों के बारे में शिकायत की जाती है कि सरकारी उस्ताद पढ़ाने नहीं आता। भाई उसका ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से और पढ़ाने वो जाता है डिस्ट्रिक्ट झांग, तो वो क्यों जाएगा सिस्को की तरह? उसको आप तनख्वाह जो दे रहे हैं वो सारी वैगनों बसों पे लगा के वहां पढ़ाने जाएगा, इम्पॉसिबल होती है। उस्ताद को स्कूल के अंदर घर दें तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ ना सिर्फ वहां रहेगा बल्कि उस स्कूल की ज्यादा बेहतर देखभाल भी करेगा और डेडिकेटेडली पढ़ाएगा। अच्छा बात है बच्चों की तरफ, 7 साल की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं उन कोर एजेंट तुलबा। एक तो मेरी माँ 25 पैसे मेरे माँ और बाप मुझे दिया करते थे 1970 में, जब मैं 5वीं जमात में था तो मैं स्कूल में जमा करा। वहां से 10वीं जमात तक वो दूसरा 25 पैसे ही रहे। कॉलेज में गया तो वो ₹100 सर्टिफाइड किया जाएगा। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा 1987 में तो मेरी टोटल साल की फीस ₹650। आज मेरा बेटा और बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक सेमेस्टर की फीस मुझे 96,000 एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी देनी पड़ती। अच्छा अगली और जो पढ़ाने की रिहायश हॉस्टल में मेरा बेटा जो रहता है उसका मैं 40,000 पर मंथ, 5,000 उसको मैं पॉकेट मनी देता हूँ, क्योंकि कदर तो है नहीं पैसे की। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि मेरी जो तनख्वाह है उसमें मैं कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहा हूँ। तो वी हैव लॉस्ट द एक्सेस टू द एजुकेशन। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वो तो चले उधार खा के जेवर बेच के कुछ कर करा के बच्चों को कुछ तालीम याफ्ता बना रहे वो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बिल्कुल गरीब सबसे पहले 60% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, वो बच्चों को कहां से पढ़ाएगी? बिल्डिंग बनती है और उस्ताद को कैसे पढ़ेंगे उनके बच्चे? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए पूरी कौम से कि अगर तालीम पब्लिक सर्विस नहीं है तो फिर इसे प्राइवेटाइज बिजनेस क्यों बना दिया गया? अब प्राइवेटाइज बिजनेस की बात सुन लें कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट मैं तो नहीं कर सकता। उसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उसमें एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा। हो सकता है वो बिजनेसमैन बिल्कुल अनपढ़, अगर पढ़ा लिखा भी होगा तो उसका मकसद तालीम बांटना नहीं है। उसका मकसद होगा कि वो ऐसा एक स्कूल बनाएगा, स्कूल को फिर वो चैरिटी के नाम पे रजिस्टर करवाएगा जिसके जरिए वो अपनी मेल, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी या जो भी कारोबार करता है उसके पैसे बचाएगा, उसका टैक्स बचाएगा कि मैं तो स्कूल पे लगा रहा हूं, और स्कूल के बच्चों के वालिदैन से वो पैसे लूट खसूट कर रहा होगा। दूसरा, उसको ये नहीं पता होगा कि यहाँ क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसका काम सिर्फ बच्चों और बच्चियों को एक लश पश मुहैया कर देनी है और उस लश पश में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन करनी। तो प्राइवेट इन्वेस्टर तालीम को बिजनेस समझता है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड समझता है, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन इज अ मेनेस, प्राइवेटाइजेशन इज अ कर्स। तो वो मुल्क, पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके यहाँ इनकम पर कैपिटा इनकम फीकस आमदनी ना होने के बराबर है, उनके बच्चों के लिए तालीम एक ख्वाब बन चुकी है। और फिर तालीम के नाम पर चैरिटी के इदारे खुल रहे हैं और चैरिटी के इदारे सदका और ज़कात और खैरात खा के अपने, उनके बच्चे तो लंदन अमेरिका में पढ़ रहे होंगे जो चैरिटी स्कूल चलाते हैं, और खुद हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा। इसलिए 4 स्ट्रीम पाकिस्तान में काम कर रही है। नंबर 1 सरकारी स्कूल, जिनके बारे में आम आदमी के ज़हन में ये बात प्राइवेट स्कूलों ने ठोंस दी है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल गए गुजरे हैं, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, उनका स्टैंडर्ड खराब, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, उनके टीचर जी गैर हाजिर हो जाते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं। हुकूमत का जो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो नाअहल है, वो जाता नहीं है, वो चेक नहीं करता। टू सम एक्सटेंट दिस ब्लेम गेम इज ट्रू। अच्छा, अब ये जो ख्याल इधर डाला गया क्यों? कि आप हमारे स्कूलों में दूसरी क्लास है जो बड़े अमीर लोगों के बच्चों के लिए है। अब मैं उन स्कूलों का नाम क्या लूं, आप जानते हैं, चेन्स हैं, और वो लूट खसूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कौम के अंदर डिवीजन पैदा होती चली जा रही है। तीसरे स्कूल वो हैं जो सरकारी इदारों ने खोल रखे, मिनिस्ट्रियों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, और उन दुकानों का एक अलग माहौल है। वहां पर उस्ताद की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो बयान से बाहर है।
और दूसरी तरफ वहाँ जो तलीमी निज़ाम पढ़ाया जा रहा है वो नकल करते हैं एलीट स्कूलों की, और एलीट स्कूलों का माहौल वो मुहैया नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर सरकारी पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, वो कुछ करने के काबिल ही नहीं। और तीसरी जो है वो मदारिस है। अब मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे एहसास महरूमी का शिकार है क्योंकि उनको जब एलीट स्कूल का बच्चा पैंट शर्ट पहना हुआ अच्छी नौकरी के लिए, इसी तरह जो सरकारी स्कूल हैं, जो नीम सरकारी स्कूल हैं, जो कैडेट कॉलेज हैं, जो एचएसएन और लॉरेंस कॉलेज जैसे अजीम बड़े नवाबों करबों के बच्चों के लिए स्कूल हैं, वो नज़र आते हैं तो वो उनके अंदर एक रिएक्शन और फ्रस्ट्रेशन आती है। इस तरह 4 मुख्तलिफ करिकुलम स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। तो मौजूदा निज़ाम तालीम का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो लैक ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम है। ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इस कोविड-19 में ये बात खुलकर सामने आ गई कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को एक ड्रास्टिक चेंज और नेशनलाइजेशन की ज़रूरत है। और वो नेशनलाइजेशन इसलिए की जाए कि सबसे पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का करिकुलम सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो कोई है, वो सब कौमी मलकियत में ले लिए जाएं। मदरसे भी कौमी मलकियत में ले लिए जाए, उनको स्कूलों का दर्जा दिया जाए। वहाँ भी पहली से लेकर 12वीं जमात तक बच्चों को एक निज़ाम तालीम के तहत पढ़ाया जाए, एक निज़ाम तालीम के तहत उनके एग्ज़ाम लिए जाएं, एक ज़ुबान इंग्लिश या उर्दू जो आप चाहें उसमें उनको तालीम दी जाए, और सारे सूबे मरकज़ के पास बैठकर इसके ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट या आईनी तरमीम करके कहें कि ये होकर रहेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए अगर 12वीं जमात तक HSC तक HSSC तक पढ़ना ज़रूरी है, तो आलिम बनने के लिए भी 12वीं जमात तक सरकारी स्कूल से तालीम ज़रूरी करार दी जाए, ताकि हमारे मुल्क से फितना, फसाद और ये जो मौलवियों की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए और ये सरकारी माहौल में आनी चाहिए और कौम एक रास्ते पर लगाई जानी चाहिए। दूसरी जो अहम बात है कि क्यों कमाया जाना चाहिए, वो इसलिए कि सबसे पहले यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फौरी तौर पर नेशनलाइज किया जाए और उनके मालकान को एक पैसा वापस नहीं किया जाना चाहिए, ना मेडिकल कॉलेजेस को, ना उनको। उन्होंने बहुत लूट लिया इस कौम को, और वो ये तासुर देते हैं कि जो बच्चे हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं, वी आर ग्रंटर फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। हाउ दे आर ग्रंटर्स? No, they are not grunters, they are looters and pirators। आए हम सब मिलकर तहरीक चलाएं इनके खिलाफ और हुकूमत को मजबूर करें कि नेशनलाइज करो तालीम को। और तालीम एक पब्लिक सर्विस है, तालीम एक अवामी खिदमत है जो स्टेट की जिम्मेदारी है, जो रियासत की जिम्मेदारी। अरस्तु से लेकर आज तक जितने भी जो तालीम के महरीन गुजरे, थिंकर गुजरे, फिलासफर गुजरे, सब ने यही कहा है कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। बच्चे को फ्री और एजुकेशन देना रियासत की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे को स्कूल लाना और ले जाने की हद तक है और घर पर है। तालीम को सरकारी सतह पर कमाया जाए और इसका आगाज जो है वो नेशनलाइज कर लिए गए। अब वो इसके मुखालिफ ये कहेंगे कि जनाब फंडिंग कहाँ से आएगी? भाई इस्लामाबाद में स्कूल 2 टाइम चलते हैं और वो इतनी इनकम कमाते हैं। सरकारी स्कूल IMCB, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस जो हैं, इसी तरह हर सरकारी स्कूल वो गांव में है या शहर में है, वो बड़े शहर में है या छोटे शहर में, उसमें 2 शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। इसलिए कि आपने आबादी कंट्रोल नहीं की, आपके मुल्ला ने आबादी कंट्रोल नहीं करने दी, और पाकिस्तान की आबादी के बढ़ जाने की वजह से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो एशिया में सबसे नीचे है और हमारा जो म्यार तालीम है वो सबसे नीचे है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का 134th नंबर है आउट ऑफ 159 कंट्रीज। तो आज की बात का खुलासा ये है कि अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तो हमारी मैन पावर तालीम याफ्ता होगी। जब मैन पावर तालीम याफ्ता होगी तो वो तमाम आफतों से, बलाओं से बेहतर तरीके से निपट सकेगी और वो मुल्क की तरक्की में ज़्यादा बेहतर तरीके से किरदार अदा करेगी। तालीम अगर सरकार के मतहत चलेगी तो यूनिफॉर्म करिकुलम होगा, और यूनिफॉर्म करिकुलम में भी इस बात का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए कि करिकुलम के अंदर दो चीज़ें
लाजमी मजमून के तौर पर, जहाँ हमने बेशुमार ऊट पटांग लाजमी मजमून बनाए हुए हैं, वहाँ 2 मजमून इस मुआशरे के लिए बड़े जरूरी। नंबर 1 इखलाकियात, कि बच्चों को पहली क्लास से लेकर 12वीं जमात तक इखलाकियात पढ़ाई जाए, जिसमें बड़ों का अदब, उस्ताद का अदब, मुआशरे में रहने के तरीके, लड़कियों लड़कों को ज़िंदगी गुजारने का सलीका, ट्रैफिक के असूल वगैरह शामिल होने चाहिए। और नंबर 2 एक स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जैसे ज़राअत, देही इलाकों में ज़राअत के बारे में पढ़ाया जाए, जहाँ संतें हैं वहाँ संतों के बारे में तालीम का एक मजमून। इसके अलावा कोई भी वोकेशनल ट्रेड जैसे दर्जी है, प्लम्बर है, ये अमेरिका में भी है कि हर बच्चा चाहे वो अमीर का है या गरीब का है, वो एक स्किल सीखता है कि अगर खुदा न खास्ता वो जख्मी हो जाए, वो हैंडीकैप हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, वो कुछ कमाने के तो काबिल हो ना, और अगर उसे रोजगार ना मिले और वो तालीम जारी ना रख सके तो वो अपनी उस स्किल से कौम को कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और सियासतदान के अंदर विल पावर हो, वो विल पावर से ये कहे कि मैं तालीम को कौमी मलकियत करार देने जा रहा हूँ। असातिज़ा का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना तुलबा का और वालिदैन का। और स्कूल के अंदर बेहतरीन हाइजेनिक फैसिलिटीज़ आप देनी बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 ने ये साबित कर दिया कि गंदी लैट्रीन और नॉन एरी क्लासरूम्स और गंदे कॉरिडोर्स और टूटी फूटी कुर्सियां और जरासीम आलूद ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड उस्ताद और शागिर्द दोनों के लिए ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इसको अब बदलना होगा। कौम का थोड़ा सा कहीं और से बजट कम कर लें और तालीम पे लगा लें, उससे आपकी आने वाली नस्लें बेहतर हो सकती हैं।